हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 होने वाला है। ये चैप्टर नंबर 2 का आपको जो है क्वेश्चन आंसर आज हम करवाने वाले हैं। हमने बाकी के जो पहला नंबर चैप्टर था उसका मैंने क्वेश्चन आंसर अपने चैनल पर करवा दिया, जैसा कि हम आपको रेगुलर क्लासेस इस चैनल के माध्यम से हमेशा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर होने वाला है, ये चैप्टर का नाम हो जाएगा राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर ये हमारा चैप्टर का नाम है। और ये जो है चैप्टर यानी कि ये किस सेशन के बच्चों के लिए है, तो ये जो चैप्टर है ये आपको जो है सेशन 2024 से 25 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 12th बोर्ड एग्जाम की, उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास है इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये जो बुक है ये हमारा एनसीईआरटी बुक पर आधारित ये जो हमारा क्वेश्चन आंसर है जो होने वाला है, जो कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए और साथ ही सिलेबस को पूर्ण रूप से समझने के लिए ये हमारे क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जिससे कि हम आपको बता दें कि ये जो हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न होने वाला है। और ये हमारा कुछ इस प्रकार का आपको फोटो है, यानी बुक का इंटरफेस है, फर्स्ट इंटरफेस। चलिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों कि 1880 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा लिपि के अर्थ निकालने से क्या लाभ हुए। यानी कि 1880 ईस्वी में जो है प्रिंसेप ने जो है लिपि का अर्थ निकाला, तो इससे आम नागरिक को या फिर इतिहासकार को क्या लाभ हुए, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार है कि पहला नंबर पॉइंट है इसका कि इस खोज से आरंभिक जो भारत था उसके राजनीतिक और इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। यानी कि जब 1880 ईस्वी में प्रिंसेप द्वारा लिपियों का अर्थ निकाला गया, यानी कि लिपियों का अर्थ निकाला गया, तो उस समय के जो पुराने जो लिपि के में जो भाषाएं में जो बातें लिखी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के हिसाब से या फिर हमारे पूर्वजों के द्वारा, उन सभी लिपियों का जो है स्थानांतरण करके जो है उस सभी लिपियों को अपनी भाषाओं में पढ़ने युक्त बनाया गया, तो उसी को बोला जाता है उसका अर्थ निकाला गया। तो उससे जो है हमारे भारत के राजनीतिक और ऐतिहासिक अध्ययन को समझने के लिए एक नई दिशा मिली जी। दूसरा नंबर पॉइंट है कि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे गए जो अभिलेख और जो ग्रंथ थे उनका भी उपयोग किया है। यानी कि भारत और यूरोप के जो विद्वान थे उन्होंने यूरोप महाद्वीप पर जो शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे उनकी वंशावलियों की जो पुनर्रचना थी, उनकी वंशावलियों की जो भाषा थी, उनकी वंशावलियों की जो कार्यशीला थी, उन सभी को उन्होंने जाना और समझा और उसको अपनी भाषाओं में रूपांतरण करके उसे जो है उन अभिलेखों से जो है अपने लिए एक ऐसा उपयोग किया गया, जैसे कि उन अभिलेखों और उन ग्रंथों से वो सभी चीज़ें को उन्होंने छाटा कि वो लोग क्या क्या कार्य करते थे अपने प्रजा के लिए। उन सभी चीज़ों को सीख कर जो है आगे की पुनर्रचना के लिए वो जो है प्रतिबद्ध हुए, यानी कि आगे बढ़े। तो मुख्य रूप से कहा गया है इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि प्रिंसेप द्वारा जब लिपि का अर्थ निकाल लिया गया तो उससे जो है हमारे भारत के राजनीतिक में, यानी कि हमारे भारत के जो शासक थे उन सभी के लिए जो है अपने शासन के लिए एक बेहतर दिशा निर्देश मिल सके। इसमें काफ़ी अच्छी उन्हें समझ प्राप्त हुई और साथ ही इतिहास के अध्ययन को भी समझने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छी समझ मिली। तो यह हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि गण और संघ राज्यों में शासन कैसे चलता था। यानी कि गण और संघ में जो राज्य जो थे उनके शासन को वो लोग कैसे चलाते थे उसके बारे में चर्चा है। तो इसका पहला नंबर हमारा आंसर है, यानी आंसर का पहला नंबर पॉइंट है गण और संघ जो क्षेत्र था वहाँ पर राजाओं में कई लोगों का समूह जो है वह शासन करता था। यानी कि गण और संघ के जो राज्य थे उनमें कई लोगों का समूह जो है शासन किया करता था। बात करें दूसरे पॉइंट में तो इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति जो है राजा कहलाता था। यानी कि गण और संघ जो होता था इसमें जो है इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। साथ ही भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित है। यानी भगवान महावीर और भगवान बुद्ध जो थे वो इसी जो राजवंश था, इसी जो
गण था, ये जो संघ था, इसी से जो है संबंध रखते थे, यानी कि इसी कालखंड में उन्होंने अपनी जो है जीवन काल की मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाया था, यानी कि इसी जीवन काल में उन्होंने अपने जीवन को बिताया था। तो ये हो गया हमारा गण और संघ के राज्यों में शासन कैसे चलता था उसके बारे में एक छोटा सा समझ। बढ़ते हैं आगे के तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म शास्त्र कब लिखे गए, यानी धर्म शास्त्र, धर्म के जो शास्त्र थे उसे कब लिखा गया, इसका क्या महत्व है, इसको लिखने का क्या महत्व है? तो आंसर है हमारा कि लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की जो है रचना शुरू की गई, यानी धर्मशास्त्र नामक जो ग्रंथ थे उनकी रचना जो है लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 600 वर्ष पहले धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की जो है रचना को शुरू कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें शासक सहित अन्य के लिए जो है नियमों का निर्धारण किया गया था, यानी कि इस धर्मशास्त्र के जो ग्रंथ थे इसके अंदर जो है शासकों के साथ साथ अन्य लोगों के लिए जो भी है नियमों का निर्धारण किया गया था, यानी किस प्रकार के नियम जो है हमारे नागरिकों के लिए होंगे। और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ग से ही होंगे, और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक जो यानी कि जो राजा जो बनते थे वो एक क्षत्रिय वर्ग से होंगे, यानी कि वो जो है क्षेत्रीय कुल से ही होंगे, ऐसा माना जाता था। उन समय की ऐसी प्रथा थी कि धर्मशास्त्र के समय जब ये धर्मशास्त्र लिखा गया था तो उस समय ऐसे लोग मानते थे कि राजा बनेगा तो क्षत्रिय बनेगा और कोई नहीं बनेगा, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो ये हमारा हो गया धर्मशास्त्र कब लिखे गए थे और इसका क्या महत्व था लिखने का, इसका आंसर। और बच्चों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर वीडियो खत्म होने के बाद मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से आपको डाउनलोड करके या फिर वहाँ से आप PDF को खोल के आप अपने डायरी नोट भी यानी कि आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है उत्तरी कला पालिस्तार अवस्था, यानी उत्तरी कला जो पालिस्तार जो अवस्था थी उस नामक पद को स्पष्ट करें, यानी उत्तरी कला जो पालिस्तार अवस्था थी वो किस प्रकार की अवस्था थी उस नाम को आप स्पष्ट करें, यानी बताएं, समझाएं हमें, इस क्वेश्चन का अर्थ है। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि NEBP फेज, यानी NEBP फेज या उत्तरी कला पालिस्तार अवस्था, इसे जो उत्तरी कला पालिस्तार अवस्था जो है इसे NEBP फेज के भी नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी कला जो पालिस्तार अवस्था था यह मिट्टी के बर्तन बनाने की उस व्यवस्था को कहते थे जब चमकीले पालिशदार बर्तन धनी व्यक्तियों की खाने की मेजों पर सजाए जाते थे, यानी उत्तरी पालिशदार कला की जो व्यवस्था थी यह उस समय अधिक प्रचलित में थी जब मिट्टी के बर्तन को जो है उस चमकीले पालिशदार बर्तनों को धनी व्यक्तियों के खाने की मेज पर सजाया जाता था, यानी कि उस समय भी जो है आज से लगभग 1200 साल पहले भी जो है लोगों के अंदर ये व्यवस्था थी कि लोग जो है शाही परिवार की तरह अपने जीवन को बिताते थे। साथ ही ऐसी जो अवस्था है यह भारत के में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिली है। मैंने बताया है आपको कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिली, यानी ईसा मसीह के से 600 वर्ष पूर्व, यानी कि अकबर अभी से लेकर इसमें जो बातें की गई है वो कब की गई है 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। और अगर अभी की बातें और मान ले तो ये तो बहुत लंबा काल हो जाएगा एक। तो इसमें जो बातें कही गई है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है ऐसी व्यवस्था जो है भारत में विद्यमान थी, ये भारत की ही बात करी जा रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 5वां नंबर की लिपि शब्द का क्या अर्थ है। लिपि शब्द आखिरकार है क्या, उसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि वास्तव में लिपि और दीपि, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कि वास्तव में लिपि और दीपि शब्दों का अर्थ एक ही है, यानी दोनों एक ही प्रकार के शब्द हैं। अपने शिलालेखों में अशोक ने जो है लिपि का प्रयोग किया वो संभवतः ईरानी शब्द दीपि से लिया गया था, यानी कि ईरानी शब्द जो दीपि था उससे जो है उन्होंने लिपि शब्द का प्रयोग किया और उस लिपि शब्द से जो है उन्होंने अपने शिलालेखों में, किन्होंने तो अशोक ने अपने शिलालेखों में उपयोग किया गया।
जो कि प्राचीन ईरानी जो हुआ करते थे, उन प्राचीन ईरानियों के द्वारा दिए गए लिपि का जो महत्व था, यानी कि उनके समय में जो लिपि का उनके लिए महत्व था, वही महत्व हमारे लिए जो है लिपि का भी है। यानी कि इस बात से आप ये जान सकते हैं कि ईरानी लोग जो हैं अपनी भाषाओं को जिस प्रकार की शैली में लिखते थे उसे लिपि कहा जाता था। जैसे कि अभी बात करें तो भारत की जो लिपि है, अगर हिंदी लिपि की बात करें तो देवनागरी लिपि है, ठीक है। बहुत सारी लिपि है, देवनागरी लिपि है, ब्राह्मणी लिपि है, खरोष्टी लिपि है, बहुत सारी लिपियाँ हैं। तो भारत में मुख्य रूप से लिपि जो बात करें तो देवनागरी लिपि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष मानी जाती है। उसके बाद लिपि का जो महत्व था वही भारतीयों के लिए लिपि का महत्व है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि लिपि और लिपि में कोई खास अंतर नहीं है। लिपि का महत्व जो कि हमारे अशोक जो राजा हुए थे पहले के समय में, जिन्होंने शिलालेखों में अपने लिपि का जो प्रयोग किया था, वही शब्द ईरानियों के लिए लिपि का भी महत्व था। यानी लिपि भी जो है एक प्रकार की लिपि ही थी। तो कुल मिलाकर जो है लिपि एक प्रकार की भाषा लिखने की शैली थी, जो कि अशोक ने शिलालेखों में यानी अपने शिलालेखों के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाया कि किस प्रकार के व्यक्तियों का जीवन यापन या फिर जीवन शैली होनी चाहिए उसके माध्यम से। तो यह हमारा हो गया लिपि शब्द का अर्थ, यानी लिपि शब्द क्या है, उसका क्या महत्व है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि कलिंग युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। यानी कलिंग युद्ध जो हुआ था अशोक के समय में, उससे जो है क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि अशोक ने कलिंग युद्ध जब हुआ था, अशोक ने कलिंग या फिर आधुनिक उड़ीसा, कलिंग जो है वो कहाँ पर है, तो आधुनिक उड़ीसा में जो है कलिंग क्षेत्र है। तो अशोक ने कलिंग यानी कि जो आधुनिक उड़ीसा में है उसके साथ 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध के बड़े दूरगामी प्रभाव सामने आए थे, यानी कि इस युद्ध से जो है बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी प्रभाव जो है सामने आए थे। पॉइंट पहला नंबर हमारा है कि इस युद्ध के विनाश को देखकर अशोक जो है इतना विचलित हो उठा कि उसने जो है युद्ध के मार्ग को जो है सदा के लिए त्याग दिया। यानी कि उस युद्ध से जो है अशोक इतना विचलित हो गया कि सदा के लिए उसने मार्ग को त्याग दिया, युद्ध के मार्ग को ही त्याग दिया कि अब नहीं करना मुझे युद्ध, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और धर्म की बात करें तो धर्म विजय का मार्ग उसने अपना लिया, यानी कि वो धार्मिक बन गया, वो धर्म के प्रति अपनी चेतना रखने लगा और युद्ध से वो एकदम से नकारात्मक प्रभाव में चला गया, यानी कि अब युद्ध नहीं करना है। यानी कि उसने जो है युद्ध के दौरान इतनी मौतें देखी थी, इतनी क्षतियों को देखा था कि वो उस प्रकार उस सदमे को वो झेल नहीं पाया। इस कारण से उसने जो है युद्ध के मार्ग को सदा के लिए त्याग दिया। दूसरा नंबर पॉइंट है कि अशोक जो है अब बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया, यानी बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले को बौद्ध धर्म का अनुयायी बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया और इस धर्म को जो है एक छोटे से मत से एक विश्व धर्म बना दिया, यानी कि एक छोटे से मत से एक विश्व धर्म उन्होंने अशोक ने जो है बना दिया। किसको, तो बौद्ध धर्म को। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ को बड़ा करने के लिए उसे जो है छोटे से ही शुरुआत करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बने और उसके बाद जो है उन्होंने इस धर्म को छोटे से मत से यानी कि छोटी सी सोच से जो है इसे जो है विश्व धर्म यानी कि वैश्विक गुरु के रूप में, वैश्विक धर्म के रूप में जो है इसे बना दिया। तो ये था हमारा कलिंग युद्ध का प्रभाव, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि मौर्य वंश के पतन के 2 प्रमुख कारण को लिखें। यानी मौर्य वंश के पतन के कौन कौन से प्रमुख कारण हो सकते हैं, यानी किस कारण से जो मौर्य वंश का पतन हो गया, इस बातों को इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है कि पहला नंबर पॉइंट है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया तो उसकी जो सारी सेना थी और जो गतिविधियां थी वो एकदम से बंद सी हो गई। यानी कि जो अशोक तो एक राजा थे, तो उनके समक्ष तो कोई ना कोई सेना रही होगी जो उनके युद्ध में साथ दिया करती थी। तो जब अशोक ने पूरी तरह से युद्ध के मार्ग को जब पूरी तरह से छोड़ दिया तो यानी कि उसके सैनिक तो एकदम बेरोजगार हो गए, यानी कि उनको अब निर्देश देने वाला कोई राजा ही नहीं बचा। तो इसलिए जो है उनकी जो सैनिक गतिविधि थी वो एकदम से बंद सी हो गई, और जो कि साम्राज्य के लिए बड़ी ही घातक सी थी। यानी कि
राजा था नहीं तो सैनिक को बताएगा कौन कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सैनिक का भी एक सेनापति होता है और सेनापति भी राजा के ही आदेश पर काम करता है। तो इसलिए सैनिक को आदेश तो मिल नहीं पा रहा था, जिस कारण से जो है साम्राज्य के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई। घातक किस प्रकार से सिद्ध हुई ये आगे में जानेंगे। आगे हमारा दूसरा नंबर पॉइंट, जिसमें कि विदेशी आक्रमणकारियों ने, विशेषकर जो हिंद यूनानी के जो लोग थे, उन्होंने हिंद पार्थियनों ने मिलकर जो है इस कमजोरी का लाभ उठाया। यानी कि अशोक जी ने तो अपना जो है युद्ध का मार्ग को छोड़ दिया था, जिस कारण से उनकी सैन्य गतिविधि पूरी सी बंद सी हो गई थी। तो ये जो लाभ, ये जो कमजोरी थी उनके सैन्य साम्राज्य के क्षेत्र में, उस लाभ को जो है हिंद यूनानी के लोगों ने उठाया और उस पर जो है आक्रमण शुरू कर दिया, जिससे कि उनके जो भयानक प्रहारों के सामने जो है सैनिक शक्ति जो है न टिक सकी और स्थिर सी रह गई, यानी कि एकदम से समाप्त सी हो गई और मौर्य साम्राज्य न टिक सका और मौर्य साम्राज्य पूरी तरह से विनाश हो गया, यानी कि खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य उस दुर्गामी प्रभाव को ना झेल सका, उस युद्ध के यूनानियों को, उस आक्रमणकारियों को ना झेल सका और मौर्य वंश का पतन हो गया। तो यह कुछ 2 प्रकार के मुख्य कारण थे जिस कारण से जो है मौर्य वंश का पतन हुआ। जी बच्चों, आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो कहीं आपसे मिस न हो जाए और हम आपको जो है इस प्रकार की वीडियो, यानी इस प्रकार की जो स्टडीज़ हैं, हम आपको कंटिन्यू करवाते रहते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आपके आसपास में कोई भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें इस प्रकार के आपके साथ ही वो 12th में पढ़ रहे हैं, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी थोड़ी सी मदद हो जाए। क्योंकि ये 12th का एग्ज़ाम है, इसमें कोई जो है आपको टॉप करने से उतना किसी को खास कोई मतलब नहीं होता है। एक बेटर नॉलेज और एक बेटर रिजल्ट, यही सभी की मंशा होती है। तो इसीलिए आप इसको कर सकते हैं। ये कोई कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं है कि अगर उसको हम शेयर कर देंगे तो यार वो बंदा आगे निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। क्योंकि शेयर करने से जो है ना कोई बंदा आगे निकलता है या नहीं निकलता, ये उसके काम पर निर्भर करता है। आदमी के पास संसाधन मौजूद होते हैं, लेकिन संसाधन का किस प्रकार से उपयोग करना है ये उसको पता नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो है उसी में शुरुआत किया करो। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, धम्म शब्द का आशय 20 से 30 शब्द में उस स्पष्ट करें। यानी धम्म जो शब्द है, इसका क्या आशय है, इस शब्द को बोलने का, इस शब्द को अपनाने का क्या आशय है, क्या अर्थ है, उसको बताएं। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि धम्म जो है वह सामाजिक व्यवहारों के उन नियमों को कहा जाता है जो कि नैतिकता पर आधारित होती है। यानी कि धम्म जो है सामाजिक व्यवहार के उन नियमों का कहा जाता है जो कि नैतिकता पर आधारित होते हैं, जैसे कि बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना आदि, और भी बहुत सारे अच्छे कर्म। कलिंग की विजय के पश्चात जो है अशोक ने ऐसे ही जो है धर्म के प्रचार के लिए कार्य किए। यानी कि धर्म का अर्थ है कि समाज में जो एक ऐसी व्यवहारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाना, यानी नैतिकता को आगे बढ़ाना, जिससे कि हमारे समाज में एक आदर भाव और एक जो है छोटों के प्रति प्यार की जो भावना है वो उत्पन्न हो। जी, तो इसका अर्थ जो था, जैसा कि आपने भली भांति आप समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व है। यानी दिल्ली का जो लौह स्तंभ अभिलेख जो है उसका क्या महत्व है। आई होप बच्चों वीडियो बड़ी हो गई है, लेकिन आप यहाँ तक रुके हुए हैं, यानी कि आपके अंदर एक ऐसी आग है जो कि आपको यहाँ तक खींच लाई है, यानी कि आप कुछ करने के लिए बने हैं। चलिए हम भी आपके लिए थोड़ी सी और मदद को आगे बढ़ाते हैं। इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के लौह स्तंभ का, यानी कि दिल्ली के लौह स्तंभ अभिलेख का क्या महत्व था। तो इसका आंसर है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास लौह स्तंभ पर जो है किसी चंद्र नामक राजा का जो है अभिलेख खुदा हुआ मिला है, जिससे कि यह अभिलेख जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जोड़ा जाता है। यानी कि चंद्र नामक राजा का जो अभिलेख मिला, यानी कि इस अभिलेख को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जो है जोड़ा जाता है, क्योंकि वही जो है सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा प्रतापी राजा उस समय में माने जाते हैं। कब समय? तो गुप्त काल के समय में।
तो इस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्र ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर के दिशा में भी जो है और बंगाल के में जो है निरंतर विजय प्राप्त की है। यानी कि इस अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पश्चिमोत्तर दिशा में और साथ ही बंगाल में भी जो है लगातार जो है अपने विजय की पताका को फहराया है, यानी कि विजय हासिल की है और अपने राजवंशों की कीर्ति को जो है चार चांद लगा दिया, यानी अपने राजवंशों की कीर्ति को जो है अपहरी ऊंचाइयों तक ले गए हैं। तो ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आई होप आपको जो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।